नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स, वो सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से पिक किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में, दृष्टिकोण में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप लोग इसे लगातार कंसिस्टेंट देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा जो चैनल है उसकी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी यहां पर दिया गया है। और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस पर जो है जो मेनली जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, उसकी पिक्स होती हैं, वो आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, आज आगे की ओर देखते हैं हम कि हमारा कौन कौन से टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है 2021 की। उसके बाद रोड टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, ये काफी न्यूज में चल रहा है और काफी टाइम से भी चल रहा है। यूरोप के संदर्भ में भी आप लोगों ने देखा था, ईयू के संदर्भ में। और उसके बाद ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ पीएमसी एंड यूएसएफ बैंक, ठीक है। और उसके बाद जो माटो सिन्हूज मैनिफेस्टो है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है उसको देखने जा रहे हैं हम लोग, और ये जीएस पेपर 2 का ही पार्ट है, ठीक है ना। पेपर 2 और पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये भी आपका एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी आता है। घर की बात भी करें हम लोग तो अब ये जो कंप्लीट हो गई है, इस जो टेन्योर या समय की बात करें, समयावधि की, तो इस योजना का 5 साल पूरा हो गया है, इसलिए ये आपका न्यूज में वापस है। इसका असेसमेंट देखा गया तो 20 नवंबर 2021 को इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। ये कंटेक्स्ट है हमारा। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ये जो आपकी ग्रामीण आवास योजना है उसको शुरुआत की। संशोधित है, ये याद रखिएगा, संशोधित मतलब संशोधित रूप से टारगेट करके और उसको प्राप्त करना था, है ना। अब प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है वो 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट की गई थी। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इसके तहत करना क्या था, तो भैया 2022 तक सभी को बुनियादी सुविधाओं के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है ना, उसमें 2.95 करोड़ जो है घरों का निर्माण करने के क्या किया गया था, परिकल्पना की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने इंप्लीमेंट भी किया, किसको, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को देख रहे हैं, अर्बन को। अब इसके बाद इसी के जैसी जो आपकी बिल्कुल सिमिलर स्कीम थी जिसका नाम पहले इंदिरा आवास योजना था, उसको लॉन्च किया गया था 1985 में, किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। उसके बाद जो उस समय वो क्या थे, तत्कालीन क्या थे, प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे वो आपके, ठीक है। एज वन ऑफ द मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर बीपीएल पॉपुलेशन इन द विलेजेस। कुल मिला के बीपीएल मतलब क्या हो गया, आप लोगों को सब पता ही होगा, वंचित वर्ग के लोग हैं, है ना, और वंचितों में भी वंचित, ऐसे कई सारे जो हैं आप कैटेगराइजेशन देखते होंगे योजना के अंतर्गत। अच्छा बताइएगा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो किस ईयर में था, किस ईयर में हुआ था और वो किस से रिलेटेड था आपका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बेनिफिशियरीज होते हैं, ठीक है ना, जो एलिजिबल
बेनिफिशियरीज होते हैं, मतलब जो आपके ऐसे लाभार्थी होंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना या कैसे करना, तो यहां पर यही है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हीं को घर उपलब्ध कराया जाएगा और उसी पर फोकस भी रखना है गवर्नमेंट को। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसके अंतर्गत अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जो और भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका भी कन्वर्जेंस यहां पर देखा जाएगा और उसके माध्यम से भी उन परिवारों की जो बेसिक एमिनिटीज है, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाएगा। और यहां पर जो भी आपके बेनिफिशियरीज होंगे उनको एंटाइटल्ड किया जाएगा 90/95, ठीक है ना, पर्सन पर डेज की बात कर रहे हैं, ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स फ्रॉम मनरेगा। सीधी बात है, अकुशल श्रम का भी हकदार होगा 90 से 95 दिवस, है ना, पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो। इसके बाद यहां पर जो सहायता की बात की गई है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, वहां प्रदान की जाएगी किस तरीके की, जैसे टॉयलेट का निर्माण करना है, शौचालयों का निर्माण करना है ना, तो शैल बी लेवरेज्ड थ्रू कन्वर्जेंस विद SBMG। उसके बाद कन्वर्जेंस फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन एटसेट्रा हो गया। और इसी के द्वारा आप देखेंगे तो ये एक तरीके से क्या है, अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इज ऑल्सो एन इनहेरेंट थीमेटिक कंपोनेंट। आप बेसिक चीजें देखिए, पानी की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, या गैस के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, या उनको आय का एक साधन उपलब्ध कराना, अकुशल अगर वो श्रमिक है ना, अकुशल श्रम करते हैं तो मनरेगा के थ्रू उनकी जरूरत पूरा करना, और घर हम उनको दे ही रहे हैं यहां से, तो सारी चीजें यहां पर बताई जा रही कि उनका भी कन्वर्जेंस उन स्कीम्स का इसके साथ देखा जाएगा। और अब यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो भी लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशियरीज होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं सहायता के लिए, ठीक है ना, और उनको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है, प्राथमिकता कैसे किया जाता है, तो भैया प्राथमिकता कैसे देंगे कि किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यहां पर जो है SECC क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, उसके द्वारा ही यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, टोटली वहां पर ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ऑब्जेक्टिविटी, अब ये आप देखते हैं तो एक सिविल सर्वेंट के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए सिविल सर्वेंट में, तो उसमें ये आता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी नहीं होती वहां पर, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, और ट्रांसपेरेंसी, तो उन्हीं के हिसाब से उनको तय किया जाएगा। और किससे ये डेटा लिया जाएगा, तो SECC। ये कब आया था, कब हुई थी ये आपकी इकोनॉमिक और जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, ईयर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें फंडिंग पैटर्न बताया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो कॉस्ट है ऑफ यूनिट असिस्टेंट इज टू बी शेयर्ड, किसके किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर करते हैं 60-40 के रूप में, नॉर्मल जगह में, प्लेन एरिया में, और जो हिली एरियाज हैं, जो हिमालयन स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर 90:10 के रेशो में फंडिंग होती है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, मैक्सिमम जगह इसी तरीके की फंडिंग आपको दिखाई देती है। अब ये जो असिस्टेंस है जो दिया जाता है बेनिफिशियरीज को इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो 1,20,000 रुपए प्लेन एरिया में दिया जाता है, 1,30,000 रुपए हिली स्टेट में दिया जाता है, ठीक है ना। किस जगह की बात कर रही है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, और डिफिकल्ट एरियाज, हिली स्टेट्स जो है, तो वहां पर जो सेलेक्टेड ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए इनको दिया जाता है 130, ठीक है ना, यहां 120 है, ठीक है ना, 1,20,000 हो गया और ये 1,30,000 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि प्रेजेंटली वर्तमान में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है ना, और जो स्टेट ऑफ जो हिमाचल प्रदेश है, JNK, उत्तराखंड, और जो 82 LWE डिस्ट्रिक्ट्स हैं आर आइडेंटिफाइड एज डिफिकल्ट एंड हिली एरियाज। तो ये सब रटना नहीं है कितने हैं, लेकिन बस ये देखना है कि अपने को ये पता चल जाए। अब इसके बाद इसमें यूनिट साइज की बात करें तो 25 स्क्वायर मीटर की बात किया गया है, इंक्लूडिंग अ डेडिकेटेड एरिया ऑफ हाइजीनिक कुकिंग, ठीक है। इसके बाद बेनिफिशियरीज को फैसिलिटेट किया जाएगा लोन के लिए भी, कि वो लोन ले सके, और कितना लोन है 70,000, किस लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कि भैया जमीन तो दे दिए है ना, अब कंस्ट्रक्शन कैसे कराएंगे वो, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी वहां पर दिया जाएगा लोन की भी व्यवस्था। लेकिन ये ऐच्छिक है, वैकल्पिक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, तो ये अभी अभी रिलीज की गई है। अब किसके द्वारा की गई है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है।
अब यहां पर हम जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देखेंगे, कुछ रिपोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो देखेंगे। अब रिलीज किसके द्वारा किया जाता है ये हमने देख लिया, इंटरनेशनल IDEA है। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है ये जो आपका सूचकांक है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव डेटा, है ना, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा ऑन किस पर, डेमोक्रेटिक क्वालिटी फॉर द सेम कंट्रीज बेस्ड ऑन 28 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी अप अंटिल द एंड ऑफ 2020। तो ठीक बात है, 2020 तक के डेटा को लिया गया है और इससे जो भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा सैंपलिंग के लिए प्राप्त होगा वो किससे संदर्भित होगा, डेमोक्रेटिक क्वालिटी से, ठीक है। और 28 एस्पेक्ट्स पे इसको निकाला जाता है, किसको, इस सूचकांक को। अब ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कैसा इंस्टीट्यूट है, तो सीधी बात है अंतर सरकारी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है ना। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं क्या, सिर्फ वो जो सबको बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसके अलावा कोई डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अब ये जो है आपका किसके द्वारा चेयर्ड किया गया, तो बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंक्लूड्स इंडिया एज अ मेंबर स्टेट, ठीक है। अब ये रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो इन्फ्लुएंस करना ग्लोबली, ग्लोबल एस्पेक्ट में उस पर जो है वैश्विक डिबेट संवाद होना चाहिए और एनालाइज करते हैं इसके द्वारा करेंट ट्रेंड को और उन चुनौतियों को जो आपके लोकतंत्र से संदर्भित है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और कोविड-19 के कारण जो स्थितियां भी खराब हुई है उसके कारण भी इस तरीके का संदर्भ आवश्यक था, विश्लेषण आवश्यक था। अब यहां पर देखिए हेल्थ सेंटर काउंट भी दिखा रहा है, यहां पर बढ़िया मैप बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें दिखाया जा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप लोग देख जाइएगा, सारी चीजों को याद नहीं रखना है, ठीक है ना। अब जो चीजें आप लोगों ने संविधान में पढ़ रखी सब आती हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। अब हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पर रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स को, तो यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर ऑफ कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना, ये क्या है, ये सत्तावादी, है ना, मतलब पहले हो जाता था कि राजा निरंकुश हो जाता था, किसी एक पॉइंट पे जब सारी पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो वहां पर वो व्यक्ति जिसके पास सारी पावर्स होगी, कि कार्यपालिका भी वही, विधायिका भी वही, न्यायपालिका भी वही, कौन, एक ही व्यक्ति, तो कैसा हो गया, सरकार कैसी हो गई, निरंकुश हो गई। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र। अब जो शासक है किसी देश में, जिसको शासक नियुक्त किया भी जाएगा, किसके द्वारा, जनता स्वयं करेगी, इसलिए आप प्रियम्बल में पढ़ते भी होंगे, हम भारत के लोग, है ना, वैसा लेके चलिएगा। तो 2020 में थोड़ा सा देखा गया ऐसा कि सत्तावाद की ओर जो बढ़ने वाले देश हैं उनकी संख्या लोकतंत्र की ओर दूसरी दिशा में जाने वाले देशों की तुलना में अधिक थी। अब ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो बताया जा रहा है कि सत्तावाद की दिशा में 20 देश बढ़े थे जबकि 7 देश लोकतंत्र की ओर बढ़े थे, है ना। तो गिनना नहीं कितने देश थे, बस ये देखना हमको कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अब पैंडेमिक जो है हैज प्रो लॉन्च, है ना, प्रो लॉन्च जो लिखा गया है, दिस एग्जिस्टिंग नेगेटिव ट्रेंड इनटू अ 5-year स्ट्रेच, the longest such period since the start of the third wave of democratization in the 1970s। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो किस तरीके से उपनिवेशवाद खत्म हो रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र की जो लहर है वो स्टार्ट अमेरिका और यूरोप से होगी और उसी का डोमिनो इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे सारी जो कॉलोनीज है वो आपकी स्वतंत्र हो जाएंगी और वहां पर भी लोकतंत्र स्थापित होगा। और कुछ जगह तो अभी तक आप देखें, नेपाल में, है ना, श्रीलंका में, फिर पाकिस्तान में, तो बहुत सारी जगह जो है लोकतंत्र धीरे धीरे जो है स्थापित किया जा रहा है। और कहीं कहीं तो स्यूडो लोकतंत्र है, लाइक पाकिस्तान, आप लोग देखते हैं छुपा हुआ है लोकतंत्र वहां पे। तो यूएस और जो उसके 3 मेंबर्स हैं, किसके, यूरोपियन यूनियन के, यूएस और 3 मेंबर्स जो है ईयू के, जिसमें हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया आता है, have also seen concerning democratic declines। अब देखिए यूरोप में भी वहां पर जो है लोकतांत्रिकता जो है उसमें गिरावट आ रही, जबकि यूरोप ही एपी सेंटर है किसका, जहां से वो उद्गम स्रोत है लोकतंत्र का, ठीक है। 1814 वाला वियना कांग्रेस पता होगा आपको, फिर 1848 के दौरान भी हुआ, ये सब चीजें आप लोग को याद होगी, विश्व इतिहास में पढ़ रखा होगा आपने। डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उसके अंतर्गत जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज है वो भी वहां पर भी देखा जा रहा है कि सत्तावादी रणनीतियों को धीरे धीरे प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, है ना, तेजी से। ये रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, जैसे केस जो हुआ आपका ब्राजील का और इंडिया का, एज सम ऑफ द मोस्ट वरिंग एग्जांपल ऑफ
बैकस्लाइडिंग, जबकि इंडिया जो है रिमेन्ड इन अ कैटेगरी ऑफ अ मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी एज इट हैज सिंस 2000। मतलब मध्यम श्रेणी, मध्यम स्तर पर प्रदर्शन है भारत का भी लोकतंत्र की, है लोकतंत्र के संदर्भ में, ठीक है। और वो सन 2000 से इसी श्रेणी में बना हुआ है। जो हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं कई सारी समस्याएं, दंगे हैं, हड़ताल है, तो इनसे भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, लोकतंत्र में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये आपका, लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था आपका, ठीक है ना, ईयू के कारण। तो रोड टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, डेटा ब्रीच की समस्या बहुत बड़ी है, साइबर क्राइम की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कंटेक्स्ट इसका ये है कि 22 जो नवंबर 2021 को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, ठीक है ना, बनाई गई थी, जो उसने फाइनलाइज किया और अडॉप्ट किया एक ड्राफ्ट रिपोर्ट, किस पर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को बाय अ मेजॉरिटी। ये बिल आपका रखा गया था टेबल पे, मतलब पेश किया जाना है कब, विंटर सेशन में। अब यहां पर देखिए कि इस कानून की आवश्यकता क्यों है भारत में। सीधी बात है, सबसे पहले तो सारी जगह एक्सेस देखेंगे आप तो किससे है, इंटरनेट से है, और इजीली हमारा डेटा सबके पास जो है उपलब्ध हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट बैंक से फोन आ रहे हैं, है ना, तो ये यहां पर डेटा ब्रीच की प्रॉब्लम है, डेटा प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, तो इसके संदर्भ में डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कानून तो आवश्यक है ना। सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बैंक हो, चाहे हम आज के डेट में गूगल पे या कोई यूपीआई यूज करते हैं, आधार कार्ड हमारा जो है ऑनलाइन जो है हर जगह एक्सेस किया जाता है जहां हम बताते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारा डेटा जो है वो रोटेट हो रहा है, और अगर वो डेटा प्रोटेक्टिव नहीं है तो इसका बहुत बड़ा लॉस जो है देश को भी, व्यक्ति के रूप में भी, वैयक्तिक संदर्भ में, सामुदायिक संदर्भ में और देश के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसीलिए ऐसे बिल की आवश्यकता है। So amid the proliferation of computers and the internet, consumers have been generating a lot of data. इसीलिए Hadoop हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप देखा जा रहा है, which has allowed companies to show them personalized advertisements based on their browsing patterns and other online behavior. सीधी बात देखिए, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वही सब आप देख रहे हैं। अब कंपनी जब यहां पर ये बता रहा है कि ऐसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है उनके संदर्भ को देखिए आप कि वो जो है डेटा लीक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा लीक कर सकते हैं तो उन पर किसी न किसी तरीके का सुपरविजन किया जाना तो जरूरी है ना, उनको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। तो उसी संदर्भ में आप इसको देखेगा कि कंपनीज बिगेन टू स्टोर अ लॉट ऑफ दीज डेटा सेट्स विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ यूजर्स, बिना हमसे पूछे हमारे डेटा को बेच दिया या दे दिया किसी को, एंड डिड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द डेटा लीक्ड। एक तो दिया भी, ऊपर से कोई ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। तो वही दो चीजें इंश्योर करने के लिए बिल लाने की आवश्यकता है। टू होल्ड सच कंपनीज अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इन 2019 उसने टेबल पे रखा ये जो आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब की टर्म्स यहां पर लिखी गई हैं, आप देख लीजिएगा। डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा प्रोसेसर क्या होता है ना, नॉन पर्सनल डेटा क्या है, डेटा प्रोट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पर कि फाइनल ड्राफ्ट बिल का है क्या, तो यहां पर एक मेजर चेंज किया गया है फाइनल ड्राफ्ट में, ठीक है। क्या इसमें ये माना जा रहा है कि जो पीडीपी आपका बिल है इज बिलीव टू हैव पुश्ड फॉर इज टू इंक्लूड नॉन पर्सनल डेटा, ठीक, ये कीवर्ड है, विद इन इट्स एम्बिट which change the nature of the bill from personal data protection to just data protection। ये यहां पर मेन पॉइंट है टेक्निकली। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि उसके अंतर्गत अंतिम जो मसौदा है उसमें कंपनियों के लिए अतिरिक्त अनुपालन की मांग की गई है ना, कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, जो डील करेंगे किससे, चिल्ड्रंस के डेटा पे, ठीक है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो दैट डील एक्सक्लूसिवली विद चिल्ड्रंस डेटा बाय आस्किंग देम टू रजिस्टर विद द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या है, आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है दैट विल हैव पावर टू डिसाइड ऑन इंप्लीमेंटिंग द लॉज वेरियस प्रोविजंस। तो भैया ये रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब विनियामक संस्था है, तो वही जो है उसके इंप्लीमेंटेशन को देखेगी, है ना, कि इस लॉ के जितने भी इसके अंतर्गत जो ये कानून है, जो ये बिल लाया जा रहा है, इसके अंतर्गत अगर कोई कानून है तो उसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, सभी चीजें उसके संदर्भ में चल रही हैं यथावत या नहीं चल रही। तीसरा जो की एस्पेक्ट है इसका, उसमें बताया जा रहा है कि यहां पर जो कमेटी है उसने ये भी बोला है
कि सारे के सारे जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं एज पब्लिशर्स, है ना, उनको भी कंसीडर किया जाएगा यहां पर, है ना। अभी तक वो यहां इस एम्बिट से बाहर थे। एंड टू होल्ड देम अकाउंटेबल, उनको भी जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है कि आपकी भी जो सोशल साइट है उसमें जो आपका कंटेंट है प्लेटफॉर्म पर, उस कंटेंट को या वहां पर किसी का भी कोई डेटा है तो आपको भी उसको सिक्योर करना पड़ेगा। तो दे आर नॉट एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज, तो आप सिर्फ मध्यवर्ती की तरह वहां पर अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे। इट इज सेड टू हैव रिकमेंडेड दैट नो सोशल मीडिया कंपनी बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया अनलेस द पेरेंट कंपनी हैंडलिंग द टेक्नोलॉजी सेटअप्स एन ऑफिस इन इंडिया। ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये भी बोला गया कि सोशल मीडिया कंपनी को अब तभी भारत में काम करने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि मूल कंपनी जो है भारत में कार्यालय स्थापित ना करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहीं और है, डेटा कहीं और ले जा रहा है, तो हमारा डेटा हमारे यहां ही, लास्ट ईयर भी ये न्यूज में था और बिल्कुल सेम चीज है। ईयू के जैसे यहां पर बहुत सारे प्रावधान देखने को मिल रहे हैं कि आप डेटा अगर यह तो ये डेटा यहीं पर यूज करो, यहां पर स्टोर करो और उस व्यक्ति से पूछे बिना आप उस डेटा को कहीं शेयर नहीं कर सकते। एक और भी आयाम है इसका, सच एज सेटिंग अप ऑफ एन इंडिजीनियस आर्किटेक्चर, ठीक है ना। उसके द्वारा क्या करेंगे, स्थानिक एक जो है अवसंरचना का निर्माण करो आप, विच कैन बी एन अल्टरनेटिव टू द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो आपका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। यही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी की सारी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो इसी से तो रिलेटेड है। आर ऑल्सो सेड टू हैव बीन सजेस्टेड, तो इसके लिए स्वीकृत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्विफ्ट भुगतान प्रणाली है उसका विकल्प हो सकता है क्या, कि हम स्वदेशी जो है तरीके से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है ना। अब इसे कब पेश किया जाएगा, तो विंटर सेशन में किया जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सम ऑफ द जो ज्वाइंट जो आपकी, अब ये देखिए ज्वाइंट जो कमेटी है ये संसदीय समितियां हैं। अब ज्वाइंट कमेटी में का मतलब क्या है, दोनों सदन से होंगे, है ना, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों से मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि संसद में पेश किए जाने से पहले कुछ बदलाव संभव है, ये सब एजम्पशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर डेटा स्कीम है ना, ड्राफ्ट किया गया स्कीम, डेटा वाला तो हो गया हमारा, लास्ट टॉपिक था हमारा वो प्रीवियस टॉपिक। ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ पीएमसी एंड यूएसएफ बैंक आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट स्कीम, ठीक है ना, जो आपका अमालगमेशन किया जा रहा है, जो फ्रॉड हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद दिल्ली बेस्ड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब ये हमारे लिए बैंक के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर की पॉइंट क्या है कि ये जो एसएफबी है आपका वो ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या, जोखिम होता है क्या, इसका मतलब बताइएगा जरा, ठीक है ना। एंजल इन्वेस्टर, एंजल फंडिंग वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आपकी क्या है, ये एक ज्वाइंट वेंचर था, किसके बीच में, तो दो ग्रुप है आपके, सेंट्रम ग्रुप है और भारत पे है। यहां पर आप देखेंगे तो इट कमेंस्ड ऑपरेशंस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, नचिकेत मोर कमेटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा ये बताइए, पेमेंट बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है किस किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया है, और ये आपका कब से इफेक्ट में आ गया, नवंबर 1 से परिचालन इसने आरंभ किया। अब इसके ड्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो मसौदा योजना है उसके अनुसार, ठीक है ना, जब इसमें अमालगमेशन हो जाएगा तो पीएमसी बैंक के जो आपके जमा करता है उनका पैसा 3 से 10 वर्षों की अवधि में वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर यह भी बोला गया है कि जो ट्रांसफरी जो बैंक यूनिटी है विल फर्स्ट मेक द पेमेंट ऑफ अप टू ₹5 लाख और लेस रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC टू एलिजिबल डिपॉजिटर्स, ठीक है ना। नॉर्मल चीज है, बिल्कुल फैक्ट्स को याद नहीं करना है हमको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है वो बैंक फिर पे करेगा अप टू 50,000 above the payment already made at the end of 2 years, followed by an amount of up to ₹1 lakh at the end of 3 years और 3 लाख एंड ऑफ 4 इयर्स और 5.5 लाख की बात कर रहे हैं 5 वर्ष खत्म होने के संदर्भ में। सारी टाइमलाइन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बताया जा रहा है और फेज मैनर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पैसे को। आरबीआई ने यह भी बोला है कि जो एंटायर रिमेनिंग अमाउंट है विल बी पेड आफ्टर 10 इयर्स। तो एक तरीके से अब आरबीआई जो है उसने एक टाइमलाइन बता दी कि इतने दिन में आपको सारा का सारा पैसा जो है वो देना पड़ेगा। It also said the interest on any interest bearing a deposit with the transferor bank will not accrue after 31st March 2021। और यहां पर जो आरबीआई ने यह भी कहा है कि it would receive suggestion and objection on the draft till 5 PM December 10।
पोस्ट विच इट विल टेक अ फाइनल कॉल ऑन द मर्जर। तो मर्जर पे फाइनल कॉल के पहले फिर एक बार जो है वहां पर जो भी सुझाव आपत्तियां हैं वो 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तक ही वहां पर रिसीव करेगी गवर्नमेंट, उसको कंसीडर करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें यह भी बोला गया है कि यूनिटी द्वारा जो जमा किया गया है, यूनिटी द्वारा जो जमा सहित पीएमसी बैंक की संपत्ति है उसकी जो लाइबिलिटीज है उसका भी अधिग्रहण जमाकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। जो भी उनके कोलैटरल को वहां रखा जाता है ना, उसके संदर्भ में बोल रहे हैं कि उसको भी ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन से संदर्भित किया जाएगा जो भी डिपॉजिटर्स का है। It may be seen that only SFB is being set up with capital of about rupees 1100 crore as against a regulatory requirement of only 200 crore for setting up of a small finance bank under the guidelines for on-tap licensing of a small finance bank in private sector dated 5th of December 2019। उसमें प्रोविजन भी था फर्दर इन्फ्यूजन का ऑफ कैपिटल एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर एमालगमेशन, ये आरबीआई ने बोला है। नॉर्मल सी चीज है ये आपकी। अब इसके फायदे क्या होंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेना है हमको, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ऑफ द एनलार्ज इंस्टीट्यूशन विल बी मोर प्रॉफिटेबल एंड प्रोटेक्टेड, सीधी बात है। उसके बाद कंसोलिडेशन होगा इसमें, बैंक मतलब कंसोलिडेशन ऑफ बैंक हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस ग्लोबली, नेशनली एंड रीजनली। तो ऐसा क्या होगा कि समेकन जब किया जाएगा, है ना, कंसोलिडेशन किया जाएगा तो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर जो है मजबूती भी मिलेगी बैंकों को। इट हैज द, क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम सब जगह है ही है, आप देख ही रहे हैं, है ना। इट हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड ओवरलैपिंग नेटवर्क। सीधी बात है, अगर नेटवर्क में भी अति व्यापन होगा तो वहां पर टाइम की भी बचत होगी, ठीक है, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ठीक है ना, ऑपरेशन के अंतर्गत जो कॉस्ट आएगा किसी भी चीज को जो जब ऑपरेशनलाइज्ड करते हैं हम, है ना, क्रियान्वयन से संदर्भित है वो आपका, तो उसमें भी जो कॉस्टिंग आती है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उस पैसे का फिर कहीं और यूज किया जा सकता है। यहां पर जो इनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है विल रिड्यूस द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द बैंक, बिल्कुल ठीक बात है, वहां से फिर लैंडिंग कॉस्ट को भी कम किया जा सकेगा। लार्जर बैंक्स हैव अ बेटर एबिलिटी टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट रादर देन रिलाइंग ऑन स्टेट एक्स, जो भी आपका एक्सचेकर है, ठीक है ना। तो सरकारी खजाने पे आपके निर्भर नहीं होते बड़े बैंक। उसके अलावा वो किस पर होंगे, तो डिमांड सप्लाई मतलब बाजार से जो संसाधन है उसको जुटाने की बेहतर क्षमता उनके अंतर्गत देखी जाती है, उसी को वो क्या करते हैं, रेज भी करते हैं, वहीं पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है या आज का, वो माटो सिन्होज मैनिफेस्टो है। ये जो आपका ईएसए है ना, जैसे जैक्सा हो गया आपका, ठीक है, ईएसए हो गया आपका, रशिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है ये बताइएगा। तो और जो ईएसए है आपका काउंसिल, उसने अप्रूव किया है मैनिफेस्टो जो एक्सेलरेट करेगा यूज ऑफ स्पेस इन यूरोप, ठीक है, टू टैकल द अर्जेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय यूरोप एंड इट्स सिटीजन। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहां जो पुर्तगाल है आपका, ठीक है ना, पुर्तगाल के माटो सिन्होज में एक इंटरमीडिएट मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजित किया गया जहां पर मंत्री परिषद ने सर्वसम्मति से मतलब कंसेंसस से आम जो है वहां पर सहमति देखी गई सबके बीच में, और उससे इस प्रस्ताव को अपनाया गया कि अंतरिक्ष में अपनी एक्टिविटीज को जारी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, उसको विस्तार करेंगे, है ना। उस संदर्भ में यह आपका प्रस्ताव यहां पर लाया गया कि भैया वहां पर जो है हमको अपनी एक्टिविटीज को अब बढ़ाना है। अब जो रिजोल्यूशन है ये जो पास हुआ है, क्या प्रस्ताव इसके अंतर्गत पारित किया गया, तो रिजोल्यूशन में डिफाइन किया गया है एक्सेलरेटर्स, है ना, डिफाइंस 3 एक्सेलरेटर्स टू फर्दर एडवांस यूरोप्स स्पेस एम्बिशन, ठीक है। पहला क्या है इसमें, तो पहला ये है कि ईएसए टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द स्पेस फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ग्रीन फ्यूचर के लिए स्पेस में हम अपनी R&D को एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, पहला, सो दैट पीपल आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ द प्लैनेट एंड टू डेवलप सिनेरियोज एंड सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल लाइफ ऑन अर्थ। दिस इज इन लाइन विथ अचीविंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स बाय द ईयर 2050। तो भैया एनवायरमेंटल जो आपका कंसर्न है वो सबसे बड़ा है, उसी के कारण सारी चीजें, चाहे रोग हो, सारी चीजें जो है साइड इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, है ना। कोविड को भी एक तरीके से प्रकृति का दंश माना जा सकता है, जब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी रिसोर्स का हम
क्या करते हैं, यूज करते हैं, दोहन करते हैं, तो फिर वहां पर वो चीज प्रदूषित हो जाती है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मानव जीवन में भी, प्रकृति में भी, है ना, जंतुओं में, पशुओं में, सब में उसका इंपैक्ट पड़ता है। अब जो सेकंड एक्सेलरेटर है, इसमें बोला गया है रैपिड एंड रेजिलिएंट क्राइसिस रिस्पॉन्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। एंड इट एम्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स टू एक्ट डिसिसिवली ऑन क्राइसिस फेसिंग यूरोप फ्रॉम फ्लडिंग एंड स्टॉर्म्स टू वाइल्ड फायर्स। तो जो भी आपके प्राकृतिक आपदा वगैरह है तो उसको भी फेस करेंगे, तो उसको भी फेस करने में फिर क्या होगा, वहां पर उनको सहायता मिलेगी, किसके द्वारा, रैपिड एंड रेजिलिएंट क्राइसिस रिस्पांस के संदर्भ में। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते होंगे आप लोग, ये वर्ड काफी बार आता है। तीसरा जो एक्सेलरेटर है उसमें मेंशन किया गया है इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस एसेट्स। तो जो हमारी स्पेस की संपत्ति है, संपत्ति बोलना गलत होगा, परिसंपत्ति, एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी संरक्षण किया जाए। हुज ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड ईएसए, एस्ट्रोनॉट्स की बात कर रहे हैं वहां पर, एसेट जो है उनकी, फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय स्पेस डेब्रिस एंड स्पेस वेदर, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अदर देन दिस अगर देखा जाए, ये इसके अलावा, तो काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है दो इंस्पिरेटर्स को टू रीइंफोर्स यूरोपियन लीडरशिप इन साइंस, टेक डेवलपमेंट एंड इंस्पिरेशन, एन आईसी मून सैंपल रिटर्न मिशन एंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। दूसरा एक तो इनके अंतर्गत उसमें से दो इन्होंने यहां पर आइडेंटिफाई किया है ना, उनको क्या किया, मान्यता दी है। एक तो आपका क्या हो गया, आईसी मून की बात करें, बर्फीली चंद्रमाओं का नमूना संबंधी वापसी मिशन, और दूसरा जो है इनका मानव अंतरिक्ष अन्वेषण है। अब ईएसए के बारे में बात किया जाए तो इसको सेटअप किया गया था 1975 में, ठीक है ना। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें किस लिए किया गया था, द एम ऑफ डेवलपिंग यूरोप्स स्पेस कैपेबिलिटी, तो जो अंतरिक्ष के संदर्भ में जो क्षमताएं हैं उनके अंतर्गत किस तरीके से विकास किया जाए, उसके लिए इसको बनाया गया था, इसलिए बनाया जाता है स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहां पर लिखा गया कि इसके मेंबर कौन कौन से, तो ईयू के अंदर यूरोप के बहुत सारे देश है, तो 22 मेंबर्स स्टेट है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी, आयरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड है, आपका पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्वीडन है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है और यूके है, स्लोवानिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये आपके एसोसिएट मेंबर भी हैं। ईएसए ने नोट किया कि कब का दौर है आपका, 1945 से 1950। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा की बात करें तो वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो चुका है, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वॉर, when many European scientists left Western Europe to work in the US and the Soviet Union, यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज किया they would be unable to complete solely national projects and would be unable to compete, है ना। एक तो complete की बात कर रहे हैं, पूर्ण करने की बात, और दूसरा compete की बात करें with major सुपर पावर्स, तो भैया जो सुपर पावर्स है उनसे फिर सामना करने में भी असमर्थता महसूस कर रहे थे और प्रतिस्पर्धा भी, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है, एंड सो अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक एफर्ट वाज फेल्ट। 1958 में दो प्रोमिनेंट मेंबर्स आपके यूरोपियन साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिकमेंड किया दैट यूरोपियन गवर्नमेंट सेट अप अ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसका इतिहास नहीं पढ़ना है हमको, ईएससी के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको थोड़ी बहुत, बस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फेज है वो आपका रिलेटेड है एमसीक्यू से, और यहां पर इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसमें जो मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है वो 5 लाख दिया जाता है, ये गलत है आपका, है ना। 5 लाख रुपए जो है दिया जाता है बोल रहे हैं, गलत है, इसमें 25 लाख रुपए के इनाम का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है, तो वैसे भी आप कट कर देंगे इसको, तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको सी। तीसरा ये कि अवार्ड जो है इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, किस संदर्भ में, जो कार्यरत है इंश्योर करने में अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास, इंश्योर करने में साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड टू फर्दर द स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आंसर आपका 1 और 3 ओनली हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है एमसीक्यू है, सब पूछा जा रहा है जो पिग्मी हॉग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पिग्मी हॉग, इसकी पिक देखिएगा आप लोग गूगल पे, बहुत छोटा सा होता है ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो ये वर्ल्ड का रेयर और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है।
अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पिग्मी हॉक ये नेटिव है डेंस एलुवियल ग्रासलैंड का सदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। इसके बाद दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है। पिग्मी हॉक को डेजिग्नेट किया गया है एज अ शेड्यूल 1 स्पीसीज इन इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और लास्ट एमसीक्यू भी है हमारा आज का, तो इसमें जो पूछा जा रहा है, ये पिक्चर आ भी गई यहाँ पर पिग्मी हॉक की। आप लोग वैसे भी देखा करिए, जो एनवायरमेंट में जो भी स्पीसीज है उनका आपको देखना है एक बार, है ना, वो रच बस जाती है हमारे अवचेतन में। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू शक्ति, वो आपको ट्रू स्टेटमेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है। पहला ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैंड ओवर किया है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जिसका नाम है शक्ति टू द इंडियन नेवी एट अ सेरेमनी, जो सेरेमनी है हेल्ड एज पार्ट ऑफ राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 19 नवंबर 2021। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये प्रोवाइड करेगा क्या, इट विल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मॉडर्न रडार्स की बात कर रहे हैं एंड एंटी शिप मिसाइल टू एंश्योर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस एंड सर्वाइवेबिलिटी इन द मैरीटाइम बैटलफील्ड। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरी जो यहां पर बात लिखी गई यहां पर कि इसको डिजाइन किसने किया है, तो डीएलआरएल हैदराबाद में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद में। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।